आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है जयदीप और लर्न फिजिक्स के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं 11th के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर में से पूछे गए नीट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं एनालिसिस कि इस चैप्टर में से पूछे जाने वाले क्वेश्चन का वेटेज किस तरह से है और ये चैप्टर नीट के सिलेबस के मुताबिक यूनिट के फॉर्मेशन में किस तरह से डिवाइड होता है। उनसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपको इसी तरह से कई सारे अलग अलग चैप्टर वाइज एनालिसिस के साथ एमसीक्यूज के वीडियोस को देखना है तो आप यहाँ पे यूट्यूब के प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर लैंग्वेज वाइज सभी वीडियोस को देख सकते हैं, गुजराती एंड इंग्लिश में। और अगर आप इन सभी वीडियोस के मटेरियल को चाहते हैं तो आप YouTube के होम पेज के ऊपर दी गई टेलीग्राम लिंक के ऊपर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वही लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि वर्क, एनर्जी, पावर इस चैप्टर में से 2013 नीट 2013 में से लेकर नीट 2023 के बीच में जो अलग अलग ईयर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके सामने है। हम यहाँ पे रफली ये देख सकते हैं कि इस चैप्टर में से पूछे जाने वाले एमसीक्यूज नंबर के तौर पे 2 है। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि 2 MCQs आर important from this chapter या तो यू कहिए यूनिट। तो इनमें से कितने एमसीक्यूज पूछे जाते हैं? 2। और ये नीट के सिलेबस के मुताबिक क्या है? ये इंडिविजुअल यूनिट। ये क्या है आपके लिए? इंडिविजुअल यूनिट। इनका मतलब क्या होता है कि नीट ने जो अपना सिलेबस डिजाइन किया है वो अलग अलग यूनिट के फॉर्म में डिजाइन किया है और हर एक यूनिट को कितने एमसीक्यूज का रफली वेटेज दिया गया है? मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 3। मतलब कि ये अगर इंडिविजुअल यूनिट है तो इनके ऊपर एमसीक्यू का वेटेज कितना रहेगा? मिनिमम 2 एमसीक्यूज। और रफली इनमें से कितने एमसीक्यूज पूछे जाते हैं? 2। अब इस चैप्टर के अंदर आने वाले टॉपिक्स कौन कौन से हैं? तो इस चैप्टर के हम सबसे पहले टॉपिक चेकआउट करते हैं। तो इनमें आने वाले टॉपिक्स में आप यहां पे सबसे पहला टॉपिक देखेंगे वर्क। सबसे पहला टॉपिक आप क्या देखेंगे? वर्क। तो वर्क के अंदर कितने टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो अभी मैं यहां पे आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा कि टोटल 5 टाइप के एमसीक्यूज है कि जिनमें से ही क्वेश्चन वर्क में से निकलते हैं। फिर वर्क के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी में यहां पे टोटल 3 टाइप की एनर्जी को कंसीडर किया गया है। एक आपके लिए है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी आपके लिए है पोटेंशियल एनर्जी और तीसरी आपके लिए है टोटल एनर्जी। इन 3 एनर्जीज के बारे में इस चैप्टर में डिस्कशंस है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम अच्छी तरह से जानते हैं। K इज टू क्या होगा? 1/2 mv²। या तो अगर हम मोमेंटम के मुताबिक लिखें तो क्या लिखा जाएगा? K इज टू p²/2m। ये मोमेंटम के फॉर्म में लिखा जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक पोटेंशियल एनर्जी आपके लिए है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहली पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू कहिए UG। उनका फॉर्मूला यहाँ पे क्या है? mgh। और यहाँ पे दूसरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किन की है? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी। और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? US के मुताबिक लिखे तो 1/2 kx²। जहाँ पे k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। के आपके लिए क्या कहलाएगा यहाँ पे? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये आपके लिए दोनों टाइप की एनर्जीज में पोटेंशियल एनर्जी के 2 टाइप हो गए। टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है? टोटल एनर्जी T इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी U। ये है आपके लिए टोटल एनर्जी। तो एनर्जी में इस तरह से 3 अलग अलग एनर्जीज को हमें डिटेल में स्टडी करनी है। फिर अगर हम एनर्जी और वर्क दोनों को जोड़ दें
अगर हम एनर्जी और वर्क दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के तौर पे आप क्या लिखते हैं? W इज इक्वल्स टू डेल्टा के, या तो W इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा U। मतलब काइनेटिक एनर्जी या तो पोटेंशियल एनर्जी में आने वाला बदलाव ही एक्चुअल में क्या होता है? वर्क डन। ये आप एनर्जी और वर्क को जोड़कर समझते हैं। फिर इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक है पावर। एक्चुअल में 11th एंड 12th दोनों ईयर्स के अंदर आप 3 तरह से पावर को स्टडी करते हैं। एक पावर है आपका मैकेनिकल पावर, दूसरा है आपका रेडिएशन पावर, और तीसरा है आपके लिए इलेक्ट्रिकल पावर। लेकिन उन तीनों पावर में से आप यहाँ पे इस चैप्टर में सिर्फ एक ही पावर समझने वाले हैं। वो कौन सा है? मैकेनिकल पावर। और मैकेनिकल पावर का इक्वेशन यहाँ पे क्या लागू होगा? यहाँ पे लिखा जाएगा पावर P इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dW/dt, या तो पावर P इज इक्वल्स टू वेक्टर फोर्स डॉट वेलोसिटी वेक्टर V, मतलब F इंटू V। इन दो इक्वेशंस को आप यहाँ पे इस चैप्टर में इस्तेमाल करते हैं इन केस ऑफ मैकेनिकल पावर। फिर यहाँ पे चौथा और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसे हम कहेंगे कोलाइजन। और इसी कोलाइजन में आप क्या समझते हैं? लॉज ऑफ कंजर्वेशन, मतलब कि मोमेंटम का कंजर्वेशन एंड काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन कौन सी इवेंट में किस तरह से लागू होते हैं, ये बात आप यहाँ पे समझेंगे इन टर्म्स ऑफ कोलाइजन। क्योंकि कोलाइजन की डेफिनेशन में ही इन दोनों कंजर्वेशंस का इस्तेमाल होता है कि इलास्टिक कोलाइजन में कौन सी प्रॉपर्टी कंजर्व होगी, इन इलास्टिक कोलाइजन में कौन सी प्रॉपर्टी कंजर्व होगी, ये आप यहाँ पे समझते हैं। तो ये था आपके चैप्टर का ओवरव्यू। इस चैप्टर में अगर हम एग्जामिनेशंस को कवर करें, मान लीजिए मैं यहाँ पे इस लेक्चर में या तो इस पूरे सेशन में, फ्री क्रैश कोर्स की इस पूरी सीरीज में 3 एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ, जिनमें से एक एग्जामिनेशन है आपके लिए PMT, प्री मेडिकल टेस्ट। उनमें से मैं सिर्फ कौन सी PMT को कंसिडर करूँगा? CBSE PMT। उनके बाद AIPMT और हमारी लेटेस्ट एग्जामिनेशन नीट। मैं इन 3 एग्जामिनेशन में से पूछे गए क्वेश्चंस को कवर करता हूँ। तो इस चैप्टर में से टोटल MCQs जो मुझे मिलते हैं, वो टोटल MCQs का फिगर लगभग कितना बनता है? 90 जितना बनता है। तो यहाँ पे अगर हम सभी MCQs के नंबर के मुताबिक देखें तो ये चैप्टर में से टोटल 90 MCQs मिलते हैं तीनों एग्जामिनेशन के मुताबिक, प्रीवियस 37 ईयर्स में से। लेकिन अगर उन सभी को हम टॉपिक के मुताबिक डिवाइड करें तो टॉपिक के मुताबिक वर्क में से अकेले में से कितने MCQs आपको मिलेंगे? रफली 24 MCQs आपको इन केस ऑफ सिर्फ क्या मिलेंगे? वर्क में से मिलेंगे। लगभग उतने ही MCQs एनर्जी एंड पावर में से भी आपको मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये चेकआउट करते हैं कि वर्क में से जो कुछ भी MCQs पूछे जाते हैं वो सभी MCQs में टाइप क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे समझते हैं टाइप ऑफ MCQs किन के लिए? वर्क के लिए। ये है हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म। तो सबसे पहला जो टाइप हम यहाँ पे वर्क के केस में देखते हैं वो है उनकी अपनी डेफिनेशन। मतलब कि पहला MCQ क्या पूछा जाता है कि वर्क की डेफिनेशन क्या होती है? W इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं वेक्टर F डॉट वेक्टर D, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों दिए जाएंगे और उनकी डॉट प्रोडक्ट से आप क्या निकालेंगे? वर्क। ये सबसे पहला और आसान सा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन में आप यहाँ पे ये बात अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट वेक्टर नहीं दिया है, आपको इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन का वेक्टर दिया हुआ है और उनके ऊपर से आप क्या निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। तो ये इक्वेशन किस तरह से काम करेगा? पोजीशन वेक्टर इज गिवन। पोजीशन वेक्टर इज गिवन मतलब क्या? x इनिशियल एंड x फाइनल। और हमें क्या डिटरमाइन करना होता है?
डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। आप इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे, इसे आप किन में अप्लाई करेंगे, हमारे वर्क के बेसिक इक्वेशन में अप्लाई करेंगे और आपको आंसर क्या मिलेगा, वर्क का। अगर इस टर्म को हम थोड़ा सा बदलते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एफ डी कोस थीटा, मतलब कि अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दिया जाए, मतलब कि उनकी स्केलर वैल्यूएशन दी जाए, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बनने वाले एंगल की इंफॉर्मेशन दी जाए, तो आप किस तरह से वर्क डिटरमाइन कर सकते हैं, W इज इक्वल्स टू एफ डी कोस थीटा। और थोड़ी सी हम यहाँ पे बात ये भी नोट डाउन कर लेते हैं कि हमें जो यहाँ पे पूछा जाता है डॉट प्रोडक्ट का टर्म, उनमें हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट के लिए प्रिंसिपल क्या है, आई कैरेट किन के साथ, आई कैरेट के साथ, फिर जे कैरेट किन के साथ, जे कैरेट के साथ, और के कैरेट किन के साथ, के कैरेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये किन का प्रिंसिपल है, डॉट प्रोडक्ट का प्रिंसिपल है। तो आपको इसे खास ध्यान में रखना है क्योंकि इनके ऊपर से ही आपके क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। तो चलिए, ये थी आपके लिए सबसे पहले टाइप की बात। दूसरी बात जो पूछी जाती है वो है वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। दूसरा पूछा जाने वाले क्वेश्चन का टाइप क्या है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक। अब यहाँ पे जैसे हमने कहा था कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को तो दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक मान लीजिए हम लिखते हैं W इज इक्वल्स टू डेल्टा के, मतलब काइनेटिक एनर्जी का चेंज आपके लिए क्या बनेगा, वर्क। तो इनके लिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह से होता है कि एक m मास की बॉडी है, मास आपको दिया हुआ होगा, उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, मतलब उनकी इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई होगी। वो बॉडी पर्टिकुलर मीडियम में ट्रैवल करने के बाद एक सर्टेन टाइम के बाद उनकी फाइनल वेलोसिटी इतनी बनती है, मतलब कि उनके लिए अब क्या दी गई है, फाइनल वेलोसिटी भी दी गई है। तो इस पूरी जर्नी में होने वाला वर्क डन या तो लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करिए। तो आप वहां पे क्या करते हैं, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी के मुताबिक आप डेल्टा के लिए के फाइनल माइनस के इनिशियल डिटरमाइन करते हैं। के फाइनल माइनस के इनिशियल क्या होता है, 1/2 m v फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 m v इनिशियल का स्क्वायर। अब इन दोनों में से अगर हम 1/2 m कॉमन निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। तो ये आपके लिए कब लागू होगा, जब आपको क्या इंफॉर्मेशन दी जाएगी, काइनेटिक एनर्जी या तो यूं कहिए इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तब की बात है। तो ये आपके लिए तब लागू होगा। उसी तरह से दूसरा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है जो कि हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, उसे हम अप्लाई करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में। तो दूसरा प्रिंसिपल कौन सा है, W इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा U। तो यहाँ पे भी आप क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज अप्लाई करते हैं। तो ये कहाँ पे लागू होगा, ये आपको लागू होगा खास करके रोलिंग बॉडीज के केस में, कि मान लीजिए आपके पास कोई एक स्लोप की सिचुएशन में रखा जाने वाला सेटअप है, मान लीजिए कोई स्लोप कंटेनिंग सेटअप है, ये उनकी हाइट है, ये उनका स्लोप है और ये उनका बेस है। तो यहाँ पे बॉडी पर्टिकुलर हाइट से, मान लीजिए बॉडी कोई है, वो बॉडी यहाँ से इस तरह से रोल होकर नीचे आ रही है, ये आपकी बॉडी रोल होकर कहाँ पे आ रही है, नीचे। तो इस बॉडी को रोल होकर नीचे आने के लिए कितनी हाइट का चेंज करना पड़ेगा, मान लीजिए वो इनिशियली यहाँ पे थी, इस पोजीशन को हम कहते हैं A, वो रोलिंग के बाद यहाँ पे पहुँचती है, इस पोजीशन को हम कहते हैं B। तो जब वो A पोजीशन के पास थी तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, UA के पास। मान लीजिए इस पूरे स्लोप की हाइट कितनी है, H, हाइट है H, तो UA के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। उसी तरह से जब वो B के पास पहुंचती है तो वो एकदम ग्राउंड पे पहुंच जाती है, तो UB के पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। देयरफॉर डेल्टा U क्या होगी, डेल्टा U सिर्फ और सिर्फ बनेगी mgh, मतलब कि इस केस में वर्क ही क्या बन जाएगा, mgh। तो जब भी आपको रोलिंग बॉडीज के केस में कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि कोई एक रोलिंग बॉडी पर्टिकुलर हाइट से रोल होकर ग्राउंड पे पहुंचती है, तो आपको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में क्या अप्लाई करनी है, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि ये क्वेश्चन आपके लिए किन का है, रोलिंग बॉडी के लिए।
तो रोलिंग बॉडी के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वर्क फाइंड आउट करना है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी से होने वाला वर्क डन और किस तरह से पूछा जाता है, तो वो आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है और उस एग्जाम्पल को नीट ने लेटेस्ट एग्जामिनेशन में मतलब 2020 के बाद में नीट ने उस एमसीक्यू को पूछा भी था कि मान लीजिए कोई एक रेन ड्रॉप है, वो पर्टिकुलर 1 किलोमीटर की हाइट से फ्री फॉल होकर जमीन तक पहुंचता है, तो ऐसी सिचुएशन में ग्रेविटी के थ्रू होने वाला वर्क डन और एयर रेजिस्टेंस के थ्रू होने वाला वर्क डन कितना होगा वो फाइंड आउट करिए। तो मतलब ये हुआ कि जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल होती है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी किन में कन्वर्ट होती है, वर्क में। तो अगर फ्री फॉलिंग बॉडीज के बारे में बात करेंगे तो उनके लिए भी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या निकाला जाएगा, वर्क डन। तो दूसरी बात क्या है, फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी फॉर एग्जांपल कौन आएगा, वाटर ड्रॉप ऑफ रेन। तो उनके लिए भी ये प्रिंसिपल लागू होगा कि मान लीजिए रेन ड्रॉप है, वो पर्टिकुलर, ये आपके लिए रेन ड्रॉप है जिनका मास समथिंग होगा, ये क्या है आपके लिए रेन ड्रॉप, उनका मास समथिंग है, वो पर्टिकुलर हाइट से नीचे फ्री फॉल करता है, कहाँ पे, ग्राउंड पे। तो उनके लिए डेल्टा यू क्या होगी, डेल्टा यू होगी mgh और वही किन में कन्वर्ट होगी, वर्क में। तो वर्क भी क्या होगा, mgh। और ये वर्क किन के थ्रू है, ये वर्क है बाय ग्रेविटी, ये वर्क किन के थ्रू है, बाय ग्रेविटी। क्योंकि जब आप mgh की बात करते हैं तो ग्रेविटी उस बॉडी को अपनी ओर खींचती है, इस वजह से जो वर्क डन होता है वो किन की वजह से होता है, ग्रेविटी के थ्रू, मतलब यूं कहिए ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू वर्क डन होता है। तो यहाँ पे अगर आपको स्पेसिफिकेशन में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेविटी के थ्रू होने वाला वर्क डन क्या होगा, तो आपका आंसर ये आएगा। तो सबसे पहला पार्ट था बेसिक डेफिनेशन से पूछे जाने वाले क्वेश्चन, दूसरा पार्ट था वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के ऊपर से पूछे जाने वाले क्वेश्चन। अब हमारा तीसरा पार्ट है डायनामिक फोर्स और उनके थ्रू होने वाला वर्क डन। अब देखिए, अगर किसी भी एक प्रोसेस में फोर्स आपका कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट फोर्स के थ्रू होने वाला वर्क डन आप किस तरह से लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू F इंटू डी कोस थीटा या तो F डॉट डी, इनके मुताबिक आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपका फोर्स डायनामिक हुआ तो डायनामिक फोर्स का मतलब क्या होता है कि फोर्स आपका क्या हुआ, बदलने वाला हुआ। तो बदलने वाले फोर्स के लिए वर्क डन कैसे होगा, डायनामिक मतलब क्या है, चेंजिंग फोर्स। लेकिन ये चेंजिंग फोर्स क्या होगा, चेंजिंग फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, पोजीशन। मतलब कि यहां पे आपको जो फोर्स की वैल्यूएशन दी जाएगी ना, वो एक्चुअल में फोर्स क्या होगा, पोजीशन का फंक्शन होगा। मतलब कि फोर्स क्या होगा एक्चुअल में, फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो यहां पे हम वर्क कैसे निकालेंगे, यहां पे हम वर्क निकालेंगे W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन F डॉट dx। यहां पे होगी आपकी इनिशियल पोजीशन x1 और यहां पे होगी आपकी फाइनल पोजीशन xf। इनके बीच में इंटीग्रेशन लेकर आप क्या निकालेंगे, डायनामिक फोर्स के थ्रू होने वाला वर्क डन। तो ऐसे भी 3-4 क्वेश्चंस आपको प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो ये था आपके लिए वर्क डन का तीसरा टाइप। अब हम फाइंड आउट करते हैं वर्क डन का चौथा टाइप, जिनमें हम बात किन की करेंगे, ग्राफ के बारे में। मतलब कि यहां पे वर्क पूछा जाता है ग्राफ के ऊपर से। तो देखिए, फिजिक्स के अंदर आप चाहे किसी भी प्रॉपर्टीज के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में से 2 प्रॉपर्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। या तो हमें उस ग्राफ का क्या काम आ सकता है, स्लोप। तो ग्राफ का स्लोप क्या होता है, उनकी y प्रॉपर्टी अपॉन उसकी x प्रॉपर्टी। जबकि उसी ग्राफ के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म है क्या, एरिया। तो एरिया के लिए क्या किया जाता है, एरिया के लिए y प्रॉपर्टी इनटू क्या किया जाएगा, x प्रॉपर्टी। मतलब कि एरिया के लिए x और y दोनों प्रॉपर्टी का मल्टीप्लिकेशन लिया जाएगा। अब यहाँ पे वर्क के लिए किन का ग्राफ दिया जाता है, तो वर्क के लिए हमें ग्राफ दिया जाता है फोर्स अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स होगा y एक्सिस के ऊपर और डिस्प्लेसमेंट होगा x एक्सिस के ऊपर। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा आपको ग्राफ दिया जाता है कि इस तरह से ग्राफ है,
और यहाँ पे इस ग्राफ को हम डिवाइड करते तो मान लीजिए आपका O, ये आपके लिए A, ये आपके लिए B, ये आपके लिए होगा C और ये पॉइंट होगा D। कि कोई बॉडी O पॉइंट से लेकर कहाँ तक, D पॉइंट तक ट्रैवल करती है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और उस पूरे ट्रैवलिंग में उनके ऊपर लगने वाला फोर्स F जो कि बदलता रहता है, क्योंकि O से लेकर C तक फोर्स क्या था, कांस्टेंट AB था, लेकिन C पॉइंट के बाद D तक पहुंचने के लिए फोर्स कंसिस्टेंटली क्या हुआ, डिक्रीज। मतलब कि फोर्स पूरे के पूरे जर्नी के वक्त में कांस्टेंट नहीं है, तो इसे हम कहते हैं बदलने वाला फोर्स। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे पास ग्राफ की इंफॉर्मेशन हो तो हम किस तरह से वर्क निकाल सकते हैं। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे बात की थी कि ग्राफ के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टी होती है, या तो स्लोप या तो आपके लिए एरिया। तो अगर हम इस ग्राफ के मुताबिक स्लोप की बात करेंगे तो आपको लेना पड़ेगा y अपॉन x, मतलब f अपॉन d। तो f अपॉन d से तो कोई प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप एरिया की बात करते हैं y इंटू एक्स, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही एक्चुअल में क्या होता है हमारे लिए, वर्क। तो अगर हम इस ग्राफ का क्या निकाल लेते हैं, एरिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, इस सिचुएशन में होने वाला वर्क डन। तो यहां पे इस ग्राफ के लिए एरिया क्या बनेगा, एरिया इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि y प्रॉपर्टी इंटू x प्रॉपर्टी। तो ये आपको क्या देगा, वर्क डन। ये आपको क्या देगा, वर्क डन। तो ये आपके लिए चौथा टाइप है। इनके ऊपर से भी 2-3 एमसीक्यूज पूछे गए हैं कि पर्टिकुलर आपको ग्राफ दिया जाता है और उस ग्राफ के ऊपर से आपको क्या डिटरमाइन करना होता है, वर्क डन। तो आप क्या करेंगे, सिंपल से फॉर्म में जो ग्राफ दिया गया है उस ग्राफ के लिए आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एरिया, और वही आपके लिए क्या बन जाएगा, आंसर। तो ये आपका चौथा टाइप था। अब फिफ्थ टाइप क्या पूछा जाता है। अब फिफ्थ टाइप में थोड़ी सी अप्लाइड लेवल की बात है कि वहां पे आपको यूं कहा जाता है कि आपको इंस्टेंटेनियस वर्क फाइंड आउट करना है। अब इंस्टेंटेनियस वर्क का मतलब क्या हुआ, पर्टिकुलर टाइम पे होने वाला वर्क। इनके लिए हम टाइटन क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस वर्क। मतलब क्या हुआ कि वर्क डन एट सर्टेन टाइम, वर्क डन एट सर्टेन टाइम। ये हम यहां पे फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पे होगा क्या कि यहां पे आपको दिया जाएगा कि पोजीशन, यहां पे आपको दिया जाएगा कि पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कि कोई एक बॉडी है, उनकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बदल रही है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपको दिया गया है कि s ऑफ t, s मतलब पोजीशन और ऑफ t मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बॉडी की पोजीशन बदल रही है। मान लीजिए कि इस इक्वेशन के मुताबिक 1/3t², मतलब कि ये पोजीशन का इक्वेशन आपका किस फॉर्म में रहेगा, टाइम के फॉर्म में रहेगा। तो टाइम की रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया जाने वाला ये इक्वेशन आपको बॉडी की पोजीशन बदलता हुआ रिप्रेजेंट करेगा। तो इस इक्वेशन के मुताबिक आपको क्या करना है कि फाइंड वर्क डन एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। 4th सेकेंड पे आप क्या डिटरमाइन करिए, वर्क डन। और इनके लिए आपको मास दिया जाएगा बॉडी का, कि मान लीजिए बॉडी का मास कितना है, 1 kg, इस तरह से होगा। तो हमारे लिए वर्क का इक्वेशन क्या है, W इज इक्वल्स टू हम रफली लिखते हैं F इंटू डी। तो देखिए हमें D मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपके लिए क्या है, एक्चुअल में ये AC है, तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे S4 मतलब कि 1/3, t के रिप्लेसमेंट में आप रखेंगे 4 उनका स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16/3। तो ये आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। तो फिर आपको क्या चाहिए, अगेन आपको चाहिए F के रिप्लेसमेंट में लिखिए ma और D एज इट इज। तो अब आपको चाहिए एक्सेलरेशन। अब आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए आप क्या करेंगे, A इज इक्वल्स टू होता है dv/dt। तो dv/dt डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, v इज इक्वल्स टू लिखेंगे आप ds/dt, मतलब कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ
पोजीशन। पोजीशन का आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो इनसे आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आप क्या निकालेंगे, t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे, और किन में रख देंगे, इस इक्वेशन में। मास ऑलरेडी आपको दिया गया है, वो आप यहाँ पे रख देंगे। उस t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे आप क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट या तो पोजीशन, वो आप यहाँ पे रख देंगे। मतलब कि यहाँ पे कुल मिलाकर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, w इज इक्वल्स टू MAD, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। और इस फॉर्मूला के मुताबिक आपको क्या डिटरमाइन करना है, वर्क डन। मैंने आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में इसलिए समझाया ताकि आपको पता चले कि फॉर्मूला में दिया क्या जाएगा और आपको अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि अगर मैं आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स के इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ उनके लिस्टिंग दे दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये न्यूमेरिकल कब लागू होगा। तो ये फिफ्थ न्यूमेरिकल में आपको क्या ध्यान में रखना है कि MAD मतलब कि सर्टेन टाइम पे वर्क डन निकालना है। और अगर आपको क्या दिया जाता है, पोजीशन का इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको इसे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमने 5 टाइप देखे। पहला डेफिनेशन, दूसरा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, तीसरा हमने देखा डायनामिक फोर्स, चौथा हमने देखा ग्राफ, और फिफ्थ हमने देखा इंस्टेंटेनियस वर्क डन। तो यहाँ पे इन 5 टाइप को देखने के बाद अब हम शुरुआत करते हैं 1 बाय 1 MCQs की। और जैसे जैसे आपके सामने MCQs आते जाएंगे मैं आपको ये बातें प्रूव करके बताऊंगा कि यहाँ पे पूछे जाने वाले क्वेश्चन इन 5 टाइप में से बाहर नहीं निकलेंगे। तो चलिए यहाँ से हमारी शुरुआत होती है मैकेनिकल वर्क, W इज इक्वल्स टू FD कोस थीटा। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1 बाय 1 MCQs की। आपके सामने है पहला MCQ, और मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर पॉसिबल हो सके तो बच्चे लोग जब भी उनके सामने MCQ आए तो सबसे पहले सेल्फली कोशिश करें, बाद में मैं जो यहाँ पे समझाना चाहता हूँ उनके साथ अपने आंसर को कंपेयर करें। और जिन बच्चे लोग को ये लगता है कि वीडियो बहुत स्लो जा रहा है, मैं सभी स्टेप्स लिख रहा हूँ, तो वो वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, वीडियो को कट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सब कुछ बातें इसलिए लिखना चाहता हूँ ताकि मैं मल्टीपल MCQ सोल्व करवा सकूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ एक MCQ सोल्व नहीं करवाना है, उनके साथ कोरिलेट होने वाले सभी टर्म्स को समझाना है। तो जिनको जितना चाहिए वो उतना ले सकता है। चलिए यहाँ पे MCQ देखते हैं। When a bullet of mass 10 ग्राम, एक बुलेट है जिनका मास कितना दिया गया है, 10 ग्राम। 10 ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 10 टू द पावर -3 kg। मास 10 ग्राम released from a rifle with an initial velocity of 1000 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये उस बुलेट के लिए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी VI, हिट्स द ग्राउंड विथ वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि ये एक्चुअल में उनके लिए क्या दी गई है, V फाइनल वेलोसिटी दी गई है कि एक बुलेट राइफल में से निकलती है तब उनकी वेलोसिटी समथिंग है, लेकिन वो जब ग्राउंड को हिट करती है तो उनकी वेलोसिटी समथिंग है। मतलब कि इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन है। व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट एयर बैरियर। अब बट ऑब्वियस सी बात है कि जब भी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, फाइनल वेलोसिटी कम होगी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी लूज हुई। और काइनेटिक एनर्जी का लूज होना मतलब क्या हुआ कि एनर्जी लूज होने से वर्क क्या हुआ होगा, किसी भी पर्टिकुलर रेजिस्टिव मीडियम की वजह से वर्क हुआ होगा, क्योंकि रेजिस्टिव मीडियम की वजह से होने वाले वर्क डन में एनर्जी का क्या होता है, लॉस। तो यहाँ पे जो मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज इन टर्म्स ऑफ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है, 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी दी गई है, उसे भी हम लिखते हैं 0.5 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। मैंने उसे 10 टू द पावर 3 में इसलिए लिखा क्योंकि मुझे यहाँ पे इनिशियल और फाइनल दोनों का डिफरेंस लेना है, और पावर सेम होती है तभी जाके उनका डिफरेंस मिल सकता है। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल W इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 m V फाइनल का स्क्वायर माइनस V इनिशियल का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/2 मास कितना दिया हुआ है, 10 टू द पावर -3, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे लिए, फाइनल वेलोसिटी है 0.5 10 टू द पावर 3 उनका स्क्वायर, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 टू द पावर 3 उनका भी स्क्वायर, ब्रैकेट ओवर। तो यहाँ पे ये आपका 10, ये आपका 2, ये बन जाएगा 5। तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 ब्रैकेट में 0.5 का स्क्वायर क्या होगा, 0.25 इंटू 10 टू द पावर 3 का क्या हो जाएगा 6 माइनस 10 टू द पावर
6। अब दोनों में से 10 टू द पावर 6 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3। दोनों में से 10 टू द पावर 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 0.25 माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर 6। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होकर क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू, अब ये आपके लिए 0.25 माइनस 1, ये आपके लिए बन जाएगा -0.75। यह आपके लिए क्या बनेगा, -0.75 इंटू 10 टू द पावर 6। ये आपके लिए -3, ये आपके लिए +6, कुछ तरह से कैंसिल आउट होकर क्या बनाएंगे 5। यहाँ पे लिखते हैं 0.75 इंटू 10 टू द पावर +3। अब ये 5 इंटू 0.75 ये बन जाएगा -3.75 इंटू 10 टू द पावर कितना बनेगा 3। तो ये आपके लिए वर्क बनाएगा -3750 जूल। ये आपके लिए क्या बनेगा, वर्क। तो ये हो गई आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच होगा, ऑप्शन बी। अब यहाँ पे एक बात याद रखिए, जैसे मैंने अभी बताया था कि जब भी रेजिस्टिव फोर्स के थ्रू वर्क डन होगा तो वो ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव। अभी तो यहाँ पे ऑप्शन में कोई भी टर्म्स नेगेटिव के फॉर्म में नहीं दी हुई है तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए दो ऑप्शन ऐसे दिए गए होते कि एक में लिखा होता +3750 और दूसरे में लिखा होता -3750, तो ऐसी सिचुएशन में आपका आंसर क्या होता, -3750। तो यहाँ पे हम नोट के फॉर्म में अच्छी तरह से याद रखेंगे, वर्क डन ड्यू टू resistive force will always नेगेटिव। जब भी रेजिस्टिव फोर्स के थ्रू वर्क डन होगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, चाहे वो फ्रिक्शन फोर्स हो, एयर का रेजिस्टेंस हो या फिर और कोई भी प्रॉपर्टी हो, लेकिन वो ऑलवेज होगा क्या, नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं। When a variable force F is equals to 7 minus 2x plus 3x square is applied to an object of mass 2 किलोग्राम, ऑब्जेक्ट का मास m is equals to कितना दिया हुआ है 2 kg, is moves from position x is equals to 0 to a position x is equals to 5 meter, what will be the work done during this time। देखिए मैंने आपको बताया था डायनामिक फोर्स के थ्रू होने वाला वर्क डन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोर्स का इक्वेशन क्या है, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन है। इक्वेशन ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे डायनामिक फोर्स के थ्रू होने वाला वर्क डन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन F dx। तो यहाँ पे F का इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेशन। F का इक्वेशन है 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वेयर dx। यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक की अप्लाई की जाएगी, x इज इक्वल्स टू 0 से लेकर x इज इक्वल्स टू 5 तक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और यहाँ पे लिखेंगे 5 इज इक्वल्स टू, टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल क्या है, एक पावर बढ़ेगी उतनी ही पावर कहाँ पे आएगी, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे लिखते हैं 7 का इंटीग्रेशन होगा 7x माइनस 2x का इंटीग्रेशन होगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 3x क्यूब अपॉन 3, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 5। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन देंगे तो 2 and 2 विल कैंसल आउट, 3 and 3 विल कैंसल आउट। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इंटू द ब्रैकेट 7x माइनस x स्क्वेयर प्लस x क्यूब 0 से लेकर 5 तक। अब यहाँ पे सभी टर्म्स में हम पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, देन आफ्टर लोअर लिमिट। लेकिन लोअर लिमिट आपके लिए क्या है 0 और सभी में क्या है x। तो x के रिप्लेसमेंट में जैसे सभी में 0 लिखा जाएगा तो उन सभी के आंसर क्या बन जाएंगे 0। तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट। तो W इज इक्वल्स टू होगा 7, x के रिप्लेसमेंट में 5 माइनस x के रिप्लेसमेंट में 5 उनका स्क्वायर प्लस x के रिप्लेसमेंट में 5 उनका क्यूब। तो यहाँ पे आंसर कितना बनेगा, 7 इंटू 5 इट विल बी 35 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा
25 और 5 का क्यूब क्या होगा 125। तो यहाँ पे आंसर बनेगा 35 माइनस 25 प्लस 125 इट विल बी प्लस 100 एंड आंसर आपका होगा 135 जूल। W इज इक्वल टू क्या होगा 135 जूल। कौन सा ऑप्शन मैच होगा? ऑप्शन सी। अगर आपको यहाँ पे कोई साइन के मुताबिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर साइन के मुताबिक दिया हुआ होता -135 एंड प्लस 135 तो फिर भी आपका आंसर क्या रहता? 135 ही होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जहाँ पे फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन घट रहा हो, यहाँ पे फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन बढ़ रहा है। बिकॉज ऑफ दैट आपके लिए यहाँ पे होने वाला वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं। A force F is equals to something Newton is applied to an object make it move in y direction। कि एक पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है और ये फोर्स लगने से उस बॉडी को y डायरेक्शन में हम डिस्प्लेस करना चाहते हैं। हाउ मच वर्क विल बी डन इन कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अब देखिए ये अगेन किन का प्रिंसिपल है, या तो यूं कहिए कि किन के मुताबिक कैलकुलेट किया जाएगा। इसे हम कैलकुलेट करेंगे पहली मेथड के थ्रू। पहली मेथड मतलब क्या था? हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर था और उस वेक्टर के मुताबिक हम क्या लेने वाले थे? डॉट प्रोडक्ट। तो इनके मुताबिक ये क्वेश्चन सोल्व होगा। लेकिन यहाँ पे फोर्स का वेक्टर तो है हमारे पास, ये है आपका फोर्स का वेक्टर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर कहाँ पे है? तो देखिए आपको यहाँ पे बताया गया है कि वो बॉडी y डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी और कितनी डिस्प्लेस होगी? 10 मीटर। मतलब कि उनके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d इज इक्वल्स टू 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में, मतलब j कैरेट यूनिट होगा मीटर। तो ये आपको दिया गया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इनके मुताबिक आपको क्या डिटरमाइन करना है? वर्क। तो W इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? वेक्टर F डॉट वेक्टर D। फोर्स के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? -2 टाइम I कैरेट प्लस 15 J कैरेट प्लस 6 K कैरेट डॉट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना लिखा जाएगा? 10 J कैरेट। तो हम जैसे डॉट प्रोडक्ट का प्रिंसिपल जानते हैं कि J का किन के साथ लिया जाएगा मल्टीप्लिकेशन? J के साथ। बाकी I और K यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के टर्म में प्रेजेंट नहीं है, तो सिर्फ आंसर कितना बनेगा? 15 इंटू 10 और J कैरेट डॉट J कैरेट, J कैरेट डॉट J कैरेट कितना हो जाता है? 1। तो यहाँ पे आंसर बनेगा 150 जूल। वर्क के लिए आंसर क्या आएगा? 150 जूल। कौन सा ऑप्शन मैच होगा? ऑप्शन सी। अगर इनके मुताबिक ही आपको यूं पूछा जाता कि x एक्सिस के अंदर होने वाला डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर है तो x एक्सिस में होने वाला वर्क डन कितना होता? तो देखिए x एक्सिस में अगर डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर दिया जाता है तो आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में यहाँ पे आप क्या लिखते हैं? वहाँ पे 6 I कैरेट, और 6 I कैरेट के मुताबिक इनका मल्टीप्लिकेशन होता -2 के साथ और इनकी वजह से आपको आंसर मिलता 6 इंटू -2 मतलब -12 जूल। और अगर आप उसी तरह से यू कहा जाता कि z एक्सिस में उनका डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है तो उस 3 का मल्टीप्लिकेशन किन के साथ होता? 6 के साथ, और 6 इंटू 3 वो कितना आंसर आपको देता? 18 जूल। तो इस तरह से किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं। When an object moves in a circular motion, जब कोई ऑब्जेक्ट किन में मूव करता है? सर्कुलर मोशन के लिए, तो उनके लिए स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट। देन आफ्टर यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि इन 4 ऑप्शन के मुताबिक कौन सी और प्रॉपर्टी उनके साथ रिलेटेड होगी। अब ये एकदम इंपॉर्टेंट MCQ है। क्यों? क्योंकि इनमें से जो कुछ भी बातें हम यहाँ पे समझेंगे वो आपके 12th के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म उनके साथ भी जुड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सर्कुलर मोशन में जब भी बॉडी मूव होती है तो उनके साथ हमें मिलने वाली प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये चेकआउट करते हैं कि प्रॉपर्टी क्या लागू होगी। मान लीजिए हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन के लिए एक कंसीडरेशन लेते हैं। ये आपके लिए कोई ऑब्जेक्ट है, सिलेक्ट यहाँ पे रख देते हैं, यस। चलिए, तो मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे और ये मूव कर रहा है किन में? सर्कुलर मोशन के लिए इस सर्कुलर पाथ के ऊपर। उनका मास है मान लीजिए कितना? m। तो सर्कुलर मोशन में किसी भी बॉडी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर, इसे हम कहेंगे Fc। और इस बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ पे लिया जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया जाएगा उनके
टेंजेंट में, और टेंजेंट में जब आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेते हैं तो ये है आपके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d। तो जब भी आप यहाँ पे f और d के बीच में एंगल निकालेंगे तो एंगल कितना बनकर आएगा 90 डिग्री। तो अगर हम वर्क की डेफिनेशन को इस्तेमाल करें तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है एफ डी कोस थीटा। तो यहाँ पे f और d के बीच में एंगल कितना है कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री क्या होता है, कोस 90 डिग्री होता है 0। बिकॉज ऑफ दैट आपके लिए वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन आने वाला है 0। तो चलिए ये तो आपके लिए एक आंसर हो गया कि सर्कुलर मोशन में जब भी कोई बॉडी रिवॉल्व करती है तो उनके ऊपर होने वाला वर्क डन क्या आएगा 0। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी नो वर्क इज डन ऑन इट। चलिए ये ऑप्शन यहाँ पे लागू होगा कि वर्क इनके ऊपर डन होने वाला नहीं है। चलिए ये हो गया आपके एमसीक्यू का आंसर, लेकिन हमें इनसे आगे बढ़ना है और कई सारे कोरिलेटेड एमसीक्यूज को हमें सोल्व करना है। चलिए हम सबसे पहले ये बात सोचते हैं कि क्या अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए, देखिए ऑप्शन ए में क्या कहा है, इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्या ये ऑप्शन सही है या गलत, सबसे पहले हम इन बात को वेरीफाई करते हैं। तो देखिए वेलोसिटी एक्चुअल में है क्या, हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि वेलोसिटी एक्चुअल में है क्या, वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में चेंज। देखिए वेलोसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को अगर आप यूं कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी बदल रही है, तो वेक्टर क्वांटिटी के बदलने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बदले या तो उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन बदले। क्योंकि ये दोनों के बदलने से हम क्या कह सकते हैं कि उस वेक्टर क्वांटिटी की प्रॉपर्टी या तो उनकी वैल्यूएशन या तो वो खुद बदल रही है। मतलब कि वेलोसिटी में चेंज ड्यू टू मैग्नीट्यूड कि चाहे तो आप उनकी वैल्यू बदलिए, या तो ड्यू टू डायरेक्शन, या तो वो किन के थ्रू बदल सकती है, डायरेक्शन की वजह से बदल सकती है। तो यहां पे आप एक बात समझिए कि जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो अगर जब बॉडी यहां पे पहुंचेगी तो उनके लिए उनका वेलोसिटी का वेक्टर क्या होगा, टेंजेंट की डायरेक्शन में यहां पे होगा। जब भी ये बॉडी घूमकर यहां पे पहुंचेगी तो उनके लिए वेलोसिटी का वेक्टर कहां पे चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा। जब बॉडी यहां पे पहुंचेगी तो उनके वेलोसिटी का वेक्टर कुछ यहां पे होगा। मतलब वेलोसिटी के वेक्टर की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदल रही है। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू डायरेक्शन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट है कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। किन की वजह से, अपनी डायरेक्शन की वजह से। तो आपका ये जो पहला ऑप्शन है ना, इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये बात क्या होगी, गलत साबित होगी। तो यहां पे आपको एक और एमसीक्यू याद रखना है कि अगर आपको यूं पूछा जाता है कि सर्कुलर मोशन में बॉडी किस तरह से ट्रैवल करती है, क्या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करती है, नहीं, वो किस तरह से ट्रैवल करती है, विथ एक्सेलरेशन। लेकिन उस एक्सेलरेशन में वेलोसिटी की वैल्यू नहीं बदलेगी, उनमें क्या बदलेगा, उनके लिए बदलने वाला है आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन। मतलब कि ये एक्चुअल में क्या है, इट इज एक्सेलरेटिंग मोशन। क्यों, क्योंकि हमारी बेसिक डेफिनेशन है कि जब भी वेलोसिटी बदलती है तो एक्सेलरेशन होगा। मतलब ये हुआ आपका डी ऑप्शन। देखिए नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन इट, मतलब कि ये बात भी गलत साबित होगी क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है। और उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ए इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, v स्क्वायर बाय आर, क्योंकि आप सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लिखते थे, एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो इनके मुताबिक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है। और इनके मुताबिक ही कि अगर कहीं पे भी एक्सेलरेशन है, इफ ए इज देयर, मतलब कि कहीं पे भी एक्सेलरेशन है, दैट मीन्स फोर्स इज देयर, कि अगर कहीं पे भी आपको क्या दिख जाता है,
एक्सेलरेशन, तो मान लेना चाहिए कि उनके इर्द गिर्द में ही कहीं पे भी फोर्स आपको मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि फोर्स की प्रेजेंस किन की वजह से है? एक्सेलरेशन की वजह से। F इज इक्वल्स टू ma। तो अगर आप ऑप्शन बी को देखें, नो फोर्स एक्ट ऑन इट, ये बात भी क्या होगी? गलत। तो यहाँ पे हमने पूरी सीक्वेंस को समझी कि सबसे पहले हमने ये कहा कि वेलोसिटी बदल सकते हैं ड्यू टू टू रीजंस, या तो मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है, यहाँ पे क्या बदलती है? डायरेक्शन। मतलब कि ये हुई आपके लिए क्या? बदलने वाली वेलोसिटी के साथ होने वाली मोशन। अगर वेलोसिटी बदलती है तो एक्सेलरेशन होगा, लेकिन वो कौन सा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जहाँ पे एक्सेलरेशन वहाँ पे फोर्स, वो भी क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब कि फोर्स भी वहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमने इन सभी टर्म्स को तो वेरीफाई कर लिया। अब इसे और किस तरह से एमसीक्यू में जोड़ सकते हैं कि अब एक बात याद करिए, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। यहां से हम आगे जोड़ते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। W इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है? W इज इक्वल्स टू डेल्टा के। मतलब कि अगर आपका वर्क डन क्या है? 0, तो इनके इक्वल में भी आप क्या लिख सकते हैं? 0। तो इनका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी क्या है? 0। अगर काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 है, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट। तो एक और एमसीक्यू आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब भी सर्कुलर मोशन होती है तो सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट। और ये कोई नई बात तो है नहीं। क्यों? क्योंकि वैसे हमने कहा था कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या होता है? कांस्टेंट। और काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या है? 1/2 mv²। तो अगर वेलोसिटी आपके लिए कांस्टेंट है तो बट ऑब्वियस है कि काइनेटिक एनर्जी भी आपके लिए क्या होगी? कांस्टेंट ही होगी। तो इनमें कोई डाउट नहीं है। तो एक बात आपको और यहाँ पे ध्यान में रखनी है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जब भी आप कहीं पे भी इस प्रॉपर्टी को जोड़ते हैं तो इसे खास करके किन में पूछा जाता है कि सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, कि जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन देता है तो उस सिचुएशन में आप याद रखेंगे कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्या होगा? 0। कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर मोशन देता है तो ऐसी सिचुएशन में उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर होने वाला वर्क डन क्या होगा? 0। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि क्या होगा? इस प्लेन के मुताबिक अंदर जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड। और अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है सर्क्यूलर, ये मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे मोशन करता है सर्क्यूलर, तो उस केस में उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, इनके ऊपर होने वाला वर्क डन क्या होगा? 0। और इनके मुताबिक उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट। उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट मतलब उनकी वेलोसिटी भी क्या होगी? कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करता है। इसी बात को अगर हम जोड़ते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक, तो बोहर ने और रदरफोर्ड ने दोनों ने एक बात इस तरह से समझाई थी कि न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब न्यूक्लियस के अराउंड में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक बोहर ने जो वेलोसिटी का इक्वेशन दिया था, तो बोहर्स के मुताबिक वेलोसिटी का इक्वेशन nth ऑर्बिट में क्या था? 2.18 10⁻⁶। और वहां पे कुछ इस तरह से लिखा गया था Z/n। तो वहां पे भी उन्होंने ये कहा था कि पर्टिकुलर nth ऑर्बिट में अगर आपके लिए इलेक्ट्रॉन है और उस पर्टिकुलर एटम के लिए z उनका समथिंग है, तो उनके पर्टिकुलर ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। तो देखिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वहां पे क्या था? मैग्नीट्यूड था कांस्टेंट। ये किन के बारे में बात है? अकॉर्डिंग टू बोहर्स इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू बोहर्स इक्वेशन ये क्या थी आपके लिए? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सभी बातों की वजह से बोहर्स लिमिटेशन, बोहर्स एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन, और जो मैक्सवेल का वहां पे आर्ग्यूमेंट आया था ना कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो वो एक्चुअल में कैसी मोशन देता है? एक्चुअल में वो देता है
एक्सेलरेटिंग मोशन, और एक्सेलरेटिंग चार्ज ऑलवेज क्या इमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इसी वजह से चार्ज अपनी एनर्जी गवाकर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है तो वो एक हद के बाद किन में कोलैप्स हो जाएगा, न्यूक्लियाई में। बिकॉज ऑफ दैट रदरफोर्ड अपने एटॉमिक मॉडल की जो स्टेबिलिटी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो वही आर्गुमेंट यहां से जुड़ती है कि सर्कुलर मोशन में बॉडी किस तरह से एक्सेलरेटिंग होती है। तो देखिए इस एक छोटे से एमसीक्यूज को मैंने कितने अलग अलग डायमेंशन में आपको समझाया है, और यहाँ पे हर एक टर्म अलग अलग एमसीक्यू है। भले ही वो नीट में नहीं पूछा गया है, लेकिन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये सब कुछ बातें हैं। इवन अलग अलग चैप्टर, जैसे मैंने आपको यहीं पे नोट करवाया ना कि आपके 12th के इस चैप्टर में से ये एमसीक्यू पूछा जा चुका है। तो आपको इन सभी बातों को नोट डाउन भी करना है और याद भी रखना है। आई होप कि अच्छी तरह से आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स 5 न्यूटन। मतलब ये आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फोर्स के लिए मैग्नीट्यूड, ये है आपके लिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। इफ द वर्क डन इज 25 जूल, तो ये आपको होने वाला वर्क डन W दिया हुआ है। द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। आपको डिटरमाइन करना है यहाँ पे एंगल। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि आपके लिए जो पहली डेफिनेशन थी कि W इज इक्वल्स टू क्या होता है, F इंटू D कोस थीटा। अब यहाँ पे W, F और D तीनों की इंफॉर्मेशन दी हुई है, और आपको डिटरमाइन करना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा। तो वर्क कितना दिया हुआ है, 25 जूल इज इक्वल्स टू फोर्स कितना दिया हुआ है, 5, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, 10 मीटर, इनटू यहाँ पे लिखते हैं कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल्स टू 25 एज इट इज न्यूमरेटर में, ये बन जाएगा 5 इंटू 10 इट विल बी 50, और यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये टर्म बन जाएगी 1/2। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1/2, और यहाँ पे कोस इनवर्स 1/2 मतलब कौन से एंगल के लिए कोस की वैल्यूएशन 1/2 बनती है, आंसर आएगा 60 डिग्री, या तो रेडियन के मुताबिक सोचे तो π/3 रेडियन। कौन सा ऑप्शन मैच होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए 60 डिग्री। तो देखिए पहली जो हमारी टर्म थी W इज इक्वल्स टू F इंटू डी, वेक्टर के फॉर्म में तो हमने 2-3 एमसीक्यूज देखे, लेकिन एक और एमसीक्यू जैसे मैंने आपको बताया था कि जब एंगल की इंफॉर्मेशन हो तो आपको लिखना है FD कोस थीटा, जो कि यहाँ पे आ गया। उसी तरह से इसी FD कोस थीटा को आगे के एमसीक्यू में हमने कहाँ पे इस्तेमाल किया था, सर्कुलर मोशन के केस में, और इनके मुताबिक ही सोचा था कि कैसे वर्क डन 0 होता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 3 ग्राम changes according to the formula x is equals to 3t minus 4t square plus t cube under the action of force। एक पार्टिकल है जिनका मास कितना दिया हुआ है, 3 ग्राम, ये है उस पार्टिकल का मास। उनकी पोजीशन बदल रही है, किन के मुताबिक, इस इक्वेशन के मुताबिक। तो देखिए ये क्या है, इक्वेशन ऑफ पोजीशन, इक्वेशन ऑफ पोजीशन, लेकिन क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे मैंने आपको 5th टाइप बताया था कि जब भी आपको पोजीशन का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया जाए तो आपको वर्क डिटरमाइन करने के लिए क्या करना है, W इज इक्वल्स टू MAD। W इज इक्वल्स टू क्या अप्लाई करना था वहां पे, MAD। तो बस कुछ इसी तरह से एमसीक्यू नजर आ रहा है, देखते हैं आगे। वेयर X इज इन मीटर्स एंड T इज इन सेकेंड्स, हाउ मच वर्क इज डन इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। देखिए इंस्टेंटेनियस टर्म आई ना कि t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे आपको क्या निकालना है, वर्क डन। तो यहाँ पे बस हम वही टर्म अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या डिटरमाइन करेंगे कि x4 4th सेकेंड पे बॉडी की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूएशन। तो x4 क्या बन जाएगा, 3, t के रिप्लेसमेंट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 माइनस 4, t के स्क्वायर पे यहाँ पे लिखा जाएगा 4 उनका स्क्वायर, प्लस t के रिप्लेसमेंट में 4 उनका क्यूब। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 3 इट विल बी 12, माइनस 4 का स्क्वायर 16, लेकिन 16 इंटू 4 इट विल बी 64, और यहाँ पे 4 का क्यूब भी क्या आएगा, 64। तो ये 64 कैंसिल आउट होंगे, और आपके लिए डिस्प्लेसमेंट 4th सेकेंड पे कितना होगा, 12 मीटर। चलिए एक बात हमारी कंप्लीट हो गई।
अब दूसरी बात हमें डिटरमाइन करनी है एक्सेलरेशन ए। तो एक्सेलरेशन ए डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले तो क्या डिटरमाइन करनी पड़ेगी, वेलोसिटी की वैल्यूएशन। तो यहाँ पे लिखते हैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा, dx बाई dt। तो अगर हम x के इस इक्वेशन का हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, 3t का डिफरेंशिएशन होगा 3 माइनस 4t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 4 इंटू 2 8t और t क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा प्लस 3 टाइम t स्क्वायर। ये हो गई आपके लिए वेलोसिटी। लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्सेलरेशन। देयरफॉर एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू dv बाई dt। तो अगेन हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 का डिफरेंशिएशन होगा 0 माइनस 8t का डिफरेंशिएशन होगा a प्लस 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 6 टाइम t। तो ये आपके लिए एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, a इज इक्वल्स टू 6t माइनस 8। अब हमें एक्सेलरेशन कहाँ पे निकालना है, 4th सेकेंड पे। तो यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं एक्सेलरेशन एट 4th सेकेंड। तो 6t के रिप्लेसमेंट में क्या, 4 माइनस 8, 6 इंटू 4 ये होगा 24 माइनस 8, तो ये बन जाएगा 16। एक्सेलरेशन एट 4th सेकेंड, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास सभी वैल्यूएशन है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूएशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यूएशन है, मास की वैल्यूएशन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वर्क क्या होगा, देयरफॉर W इज इक्वल्स टू m a x लिखते हैं यहाँ पे। तो m है आपके लिए 3 ग्राम, 3 ग्राम मतलब 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 kg। एक्सेलरेशन है आपके लिए 16 और x की वैल्यूएशन क्या है, x की वैल्यूएशन है 12, x की वैल्यूएशन है 12। तो यहाँ पे 16 इंटू 4 48 इंटू यहाँ पे लिखते हैं 12 10 टू दी पावर माइनस 3 W। देयरफॉर W इज इक्वल्स टू 48 इंटू 12। तो पहले रफली इतना सोचते हैं कि 48 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 480। मतलब कि ये 450 नहीं होगा, 490 नहीं होगा। बाद में जो एक्स्ट्रा 48 इंटू 2 करेंगे तो 90, वो उतना ऐड होगा। तो अराउंड आंसर कितना बनकर आएगा, अराउंड जो आंसर बनेगा वो 576 जितना आंसर बनेगा, 576 क्या होगा यहाँ पे 10 टू दी पावर माइनस 3 और वर्क का यूनिट होता है जूल। बिकॉज ऑफ दैट W इज इक्वल्स टू 576 मिली जूल। इसे हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कितना आंसर बनकर आएगा यहाँ पे 48 इंटू कितना होगा यहाँ पे 12, कितना आंसर बन सकता है 576। ओके, तो ये होगा आपके लिए आंसर 576, ऑप्शन ए मैच होगा। तो जैसे मैंने आपको 5th टाइप बताया था, एग्जैक्ट वैसा ही एमसीक्यू आपके सामने है। अब आपको आई थिंक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस एमसीक्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। अगेन और भी एक ऐसा एमसीक्यू आगे एग्जैक्ट सेम पैटर्न में आने वाला है। अब चलिए जिस टाइप का एमसीक्यू नहीं आया था सभी टाइप में से, वो आपके सामने है ग्राफ का क्वेश्चन। क्या है यहाँ पे, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज विथ डिस्टेंस x एज शोन इन द ग्राफ बिलो। ग्राफ के अंदर जिस तरह से दिखाया गया है उनके मुताबिक फोर्स की वैल्यूएशन डिस्प्लेसमेंट के साथ बदलती है। इफ द फोर्स इज इन न्यूटन, ऐसा यूनिट में है, एंड द डिस्टेंस x इज इन मीटर, वो भी ऐसा यूनिट में है, देन द वर्क डन व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 6 मीटर। 0 से लेकर 6 मीटर तक जब ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा तो उनके लिए कितना वर्क डन होगा। तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे है आपका 0 और 0 से आपको कहाँ पे जाना है 6 तक। तो यहाँ पे ये पूरा जो ग्राफ का एरिया है, उस ग्राफ के एरिया को आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपके लिए क्या मिल जाएगा, वर्क। तो चलिए उनके मुताबिक ही फाइंड आउट करते हैं कि हमारे लिए आंसर क्या बन सकता है। तो यहाँ पे होगा वर्क डन इज इक्वल्स टू, एक तो आपका स्क्वायर, स्क्वायर आपका कौन सा कंसीडर कर लेते हैं, स्क्वायर ए बी डी ओ। यहाँ पे डी नहीं दिया हुआ है, हम यहाँ पे डी को मेंशन कर लेते हैं। डी कहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं डी। तो ए बी डी ओ। फिर हम यहाँ पे दूसरा जो आपका टर्म है, दूसरा कौन सा टर्म होगा, बी डी सी, ट्राइंगल होगा ना वो, ट्राइंगल बी डी
सी। तो यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यूएशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए जो बेस बनेगा ओडी बेस, ये ओडी बेस की वैल्यूएशन कितनी होगी 3, और ये आपके लिए ओ ए हाइट, उनकी वैल्यूएशन भी कितनी होगी 3। उनके मुताबिक ये आपका बी डी, उनकी हाइट भी कितनी होगी 3, और ये आपके लिए डी सी, उनके लिए भी वैल्यूएशन कितनी होगी, ये भी होगी 3। तो इनके मुताबिक सभी की वैल्यूएशन लिखते हैं। सबसे पहले स्क्वायर में लिखा जाएगा 3 इंटू 3 प्लस ट्राइंगल के लिए क्या है 1/2 बेस, बेस आपका क्या होगा 3, और हाइट भी कितनी है 3। तो आंसर क्या होगा, ये होगा 3 इंटू 3 9 प्लस ये भी होगा 3 इंटू 3 9, लेकिन डिवाइडेड बाय क्या होगा 2, डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आंसर होगा 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 4.5। तो ये बन जाएगा आपके लिए 13.5 जूल। तो वर्क डन कितना बनकर आया 13.5 जूल। कौन सा ऑप्शन मैच होगा 13.5, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 किलोग्राम causes डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू s इज इक्वल टू 1/3 t²। अगेन जो हमने एक एमसीक्यू से पहले का एमसीक्यू देखा था ना कि डिस्प्लेसमेंट के मुताबिक आपको क्या निकालना है वर्क डन, कौन सा इक्वेशन अप्लाई करके w इज इक्वल्स टू MAD, बस वही इंफॉर्मेशन अगेन यहाँ पे है 3 kg, ये आपको क्या दिया हुआ है मास। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम वेयर t इज इन सेकेंड। तो वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड, मतलब अब t इज इक्वल टू कितना अप्लाई करना है आपको 2 सेकेंड, और क्या डिटरमाइन करना है वर्क। तो सबसे पहले तो 2 सेकेंड पे पोजीशन निकालते हैं। तो x एट टाइम 2 सेकेंड क्या होगा वो 1/3 t² मतलब 2 और उनका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4/3 यूनिट लागू होगा मीटर। फिर हमें निकालना है एक्सेलरेशन, लेकिन उनसे पहले निकालेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी होगी dx/dt। तो इस टर्म का s इज इक्वल टू 1/3 t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2/3 इंटू टी, 2/3 इंटू टी। लेकिन हमें चाहिए एक्सेलरेशन, a इज इक्वल्स टू dv/dt। 2/3t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ओनली 2/3, और यूनिट लागू होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आपके पास एक्सेलरेशन है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, आपके पास मास है, तो अप्लाई कर लीजिए हमारे फॉर्मूला में w इज इक्वल्स टू MAD। मास आपका कितना है 3 kg, एक्सेलरेशन हमें कितना मिल रहा है 2/3, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 4/3। तो यहाँ पे 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 इंटू 4 ये बन जाएगा 8, और ये आपके लिए 3 क्या हो जाएगा वर्क, यूनिट लागू होगा जूल, 8/3 जूल। कौन सा ऑप्शन मैच होगा बी। तो अगेन जैसे हमने टाइप कहा था वही टाइप यहाँ पे रिपीट हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। वर्क डन व्हेन अ 2 kg ब्लॉक स्लाइड्स अप अ स्लोप ऑफ 10 मीटर, हाइट इज 300 जूल, देन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन विल बी ब्लैंक। जी आपको अप्लाई करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी बॉडी को आप स्लाइडिंग कंडीशन में या तो रोलिंग कंडीशन में कंसीडर करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वर्क डन किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा एज अ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ही बताया गया है कि एक कंडीशन में आपके पास स्लोप कंटेनिंग एक सिचुएशन है कि मान लीजिए ये समथिंग हाइट है, और ये स्लोप के मुताबिक ये आपकी क्या है एक सरफेस, और इस स्लोप की पर्टिकुलर हाइट कितनी दी हुई है, हाइट आपको दी गई है 10 मीटर। स्लोप की हाइट कितनी है 10 मीटर, और हमें यहाँ पे एक बॉडी को क्या कहा गया है स्लाइड अप। स्लाइड अप मतलब कि नीचे से क्या करना है, उसे नीचे से ऊपर ले जाना है। ये आपके लिए बॉडी है, और नीचे से उसे क्या करना है ऊपर ले जाना है। ऐसी सिचुएशन में वर्क कितना कर रहे हैं या तो कितना करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है आपको 300 जूल। तो अगर इस बॉडी का मास कितना है 2 kg, बॉडी का मास कितना दिया गया है 2 kg, तो फ्रिक्शन के फॉर्म में लॉस होने वाला वर्क
कितना होगा। अब एक बात समझिए कि हम यहाँ पे वर्क कर कितना रहे हैं, 300 जूल। तो यहाँ पे 300 जूल हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करें तो यहाँ पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करें तो आइडियली मतलब क्या है, आइडियली मतलब एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। तो आइडियली हमें कितना वर्क करना पड़ता, आइडियली हमें वर्क करना चाहिए W = डेल्टा U, और डेल्टा U एक्चुअल में क्या होता है, mgh, जो कि हम आगे बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन मतलब कि आइडियली हमें कितना वर्क डन करना पड़ता। तो आइडियली वर्क डन निकालने के लिए हम यहाँ पे ये देखते हैं कि वर्क हम यहाँ पे लिखते हैं आइडियली = क्या होगा, mgh। मास कितना है आपके लिए, 2 kg, जी कितना दिया हुआ है 10, हाइट भी कितनी है 10, तो ये हो जाएगा 200 जूल। मतलब कि आइडियली तो आपको कितना वर्क करना चाहिए, 200 जूल, लेकिन एक्चुअल में कितना वर्क करना पड़ रहा है ये आपके लिए क्या है, एक्चुअली वी हैव टू डन दिस वर्क। एक्चुअल में इतना वर्क करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात ही ऐसी है कि न्यूटोनियन में हम सब कुछ बातें आइडियली लेकर चलते हैं कि कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है, कहीं पे भी कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, और इनके मुताबिक हम सभी फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं। तो ऐसी स्लाइडिंग कंडीशन में हमें इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन मतलब आइडियली कितना वर्क करना पड़ रहा होता, हमें वर्क करना पड़ रहा होता 200 जूल, लेकिन एक्चुअल में उतने वर्क से हमारा काम नहीं हो रहा है। इस पूरे टारगेट को कंप्लीट करने के लिए एक्चुअल में कितना वर्क करना पड़ रहा है, 300 जूल। मतलब कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किन में बर्बाद हुआ होगा, वो डिफरेंस बर्बाद हुआ होगा फ्रिक्शन के फॉर्म में। मतलब कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लॉस ऑफ वर्क कितना होगा, 300 जूल माइनस यहाँ पे लिखेंगे 200 जूल, तो वो कितना हो जाएगा 100 जूल, जो कि किन में बर्बाद हुआ होगा, जो हमें पूछा गया है कि फ्रिक्शन के फॉर्म में कितना बर्बाद होगा। तो आपका आंसर कौन सा मैच होगा, ऑप्शन सी। तो देखिए स्लाइडिंग बॉडी के केस में आइडियली हमें वर्क निकालना है तो हमारे लिए mgh, लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिकली बातें सोचते हैं तो हमें फ्रिक्शन की बातों को कंसीडर करना पड़ेगा। और इनके मुताबिक इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप ऑब्जर्व करिए कि एक्चुअल वर्क डन, आइडियल वर्क डन, दोनों का डिफरेंस वो क्या होता है, लॉस ऑफ वर्क डन। आई थिंक आपको अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट MCQ। A spring constant K is placed vertically on a table। एक टेबल के ऊपर एक K स्प्रिंग कांस्टेंट वाली स्प्रिंग को रखा गया है। मान लीजिए ये आपके लिए क्या है, टेबल की एक सरफेस, ये क्या है आपके लिए, टेबल की सरफेस। इनके ऊपर एक स्प्रिंग को वर्टिकली रखा गया है, कोई एक स्प्रिंग है जिसे कि इनके ऊपर वर्टिकली रखा गया है, ये है आपके लिए स्प्रिंग। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, एक m मास का ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट h, एक h हाइट से m मास का ब्लॉक क्या होता है, फ्री फॉल होता है ऑन इट्स अपर फ्री एंड, सो द स्प्रिंग कंप्रेसिस अ डिस्टेंस d। h हाइट से पर्टिकुलर m मास का ब्लॉक स्प्रिंग के ऊपर फ्री फॉल होने से स्प्रिंग कितनी कंप्रेस होती है, स्प्रिंग कंप्रेस होती है d जितनी। तो मान लीजिए हम यहाँ पे कोई एक m मास का ब्लॉक कंसीडर करते हैं, ब्लॉक के लिए मास कितना है m, जो कि यहाँ पे फ्री फॉल होता है इनके ऊपर। कितनी हाइट है यहाँ पे स्प्रिंग और उनके बीच में हाइट है h। लेकिन जब वो ब्लॉक इनके ऊपर फ्री फॉल होता है तो स्प्रिंग कितनी कंप्रेस होती है, स्प्रिंग यहाँ पे कंप्रेस होती है, कंप्रेस बाय डिस्टेंस d, उतनी स्प्रिंग क्या होती है, कंप्रेस। सो हाउ मच वर्क इज डन इन दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में होने वाला वर्क डन कितना होगा। अब सीधी सी बात है, जैसे हमने कहा था फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए वर्क डन क्या है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए वर्क डन क्या लिखा जाता है, वर्क डन W =
mgh। लेकिन आप यहाँ पे h कितना इस्तेमाल करेंगे? h हाइट से तो ये ब्लॉक क्या कर रहा है? फ्री फॉल। लेकिन सिर्फ h हाइट जितना ट्रैवल नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे स्प्रिंग को d जितना क्या कर रहा है? कंप्रेस। बिकॉज ऑफ दैट टोटल उनकी वजह से वर्क डन क्या लिखा जाएगा? W इज इक्वल्स टू mg, और यहाँ पे लिखा जाएगा h प्लस d। ये कितना, ये किनका वर्क डन है? ये है ड्यू टू एक्शन ऑफ बॉडी। ये बॉडी के एक्शन की वजह से होने वाला वर्क डन है। लेकिन हम ये जानते हैं कि स्प्रिंग के ऊपर जब भी आप समथिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्प्रिंग उस फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स के फॉर्म में ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट के फॉर्म में देती है। बिकॉज ऑफ दैट कुछ समथिंग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्प्रिंग खुद ऑपोजिट डायरेक्शन में समथिंग वर्क डन देगी, और वो वर्क डन आपके इस एक्शन के थ्रू तैयार होने वाले वर्क डन से क्या होगा? ऑपोजिट। तो हम यहां पे और क्या ऐड करेंगे? वर्क डन बाय स्प्रिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वो कितना होगा? वो होगा आपके लिए W ड्यू टू स्प्रिंग 1/2 K x के रिप्लेसमेंट में यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? D, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्रेशन कितना दिया हुआ है? कंप्रेशन आपको दिया हुआ है D। देयरफॉर W नेट, ये आपके लिए क्या था? ये आपके लिए था बॉडी के थ्रू, मतलब ये क्या था? वर्क डन बाय द बॉडी। तो W नेट क्या होगा कि बॉडी की वजह से होने वाला वर्क डन माइनस स्प्रिंग की वजह से होने वाला रिएक्टिव वर्क डन। तो एक्शन के फॉर्म में क्या लागू होगा? mg h प्लस d। लेकिन रिएक्शन के फॉर्म में कितना बाद हो जाएगा? 1/2 kd स्क्वायर। तो ये होगा आपके लिए नेट वर्क डन। कौन सा ऑप्शन मैच होगा इनके मुताबिक? ऑप्शन मैच होगा ए। तो अच्छी तरह से आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि किस तरह से स्प्रिंग अपने वर्क डन को यहाँ पे कंटिन्यू करेगी, और जो बॉडी है वो फ्री फॉलिंग के मुताबिक अपने वर्क डन को कंटिन्यू करेगी, और एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आपको किस तरह से रिजल्टेंट वर्क डन देंगे। चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं। A force acting on a particle changes its linear distance d as shown in the figure. If the particle is displaced by 12 meter, then the work done on it will be। आपको यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ के मुताबिक अगेन आपको क्या डिटरमाइन करना है? वर्क डन। और हम जानते हैं कि ग्राफ के ऊपर से वर्क डन डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? एरिया ऑफ ग्राफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि O से लेकर A तक फोर्स की वैल्यूएशन क्या है? फोर्स की वैल्यूएशन है 0। तो यहाँ पे होने वाला वर्क डन क्या होगा? 0। तो वर्क डन आपको मिलना शुरू कहाँ से होगा? पॉइंट A से लेकर पॉइंट E तक। तो यहाँ पे आप एरिया निकालेंगे इस स्क्वायर का और इस ट्राइंगल का। तो यहाँ पे A to D मतलब इस पॉइंट A से लेकर D तक, इस पॉइंट के लिए वैल्यूएशन क्या होगी? 7 - 3 इट विल बी 4 यूनिट। उसी तरह से 7 से लेकर 12 तक इनके लिए डिफरेंस कितना होगा? 5 यूनिट। और यहाँ पे AB हाइट के लिए वैल्यूएशन कितनी होगी? हाइट के लिए वैल्यूएशन होगी 2, और वही वैल्यूएशन हाइट के कहाँ पे लागू होगी? यहाँ पे CD के फॉर्म में 2 यूनिट। तो यहाँ पे सभी वैल्यूज को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे वर्क डन W इज इक्वल्स टू पहला एरिया किनका? स्क्वायर का। कौन सा स्क्वायर है वो? ABCD प्लस दूसरा एरिया ट्राइंगल का। ट्राइंगल कौन सा है? CDE। तो पहले स्क्वायर के लिए वैल्यूएशन कितनी बनकर आएगी? 4 × 2, 4 × 2। फिर प्लस ट्राइंगल के लिए क्या लिखा जाएगा? 1/2 बेस। बेस कितना है आपके लिए? 5 यूनिट। और हाइट कितनी है आपके लिए? 2 यूनिट। तो यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 × 2 इट विल बी क्या होगा? 8 प्लस 5 यूनिट। तो कितना आंसर बनकर आएगा? 13 जूल। W इज इक्वल टू क्या हो गया? 13 जूल। कौन सा ऑप्शन मैच होगा? ऑप्शन डी। तो ये ग्राफ के ऊपर से पूछा जाने वाला दूसरा क्वेश्चन आया। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। फोर्स
3i कैरेट प्लस j कैरेट न्यूटन इज एक्सर्टेड ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg। मास कितना दिया हुआ है 2 kg। हेंस इफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज चेंज्ड बाय 2i कैरेट प्लस k कैरेट मीटर 2, 4i कैरेट प्लस 3j कैरेट प्लस k कैरेट मीटर, देन द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज। अब देखिए वो टर्म आई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन अगेन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिया गया है इनिशियल पोजीशन का इक्वेशन, यहाँ पे दिया गया है फाइनल पोजीशन का इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या डिटरमाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। एक्स फाइनल की टर्म क्या है यहाँ पे 4i कैरेट प्लस 3j कैरेट प्लस k कैरेट माइनस इनिशियल की टर्म क्या है यहाँ पे 2i कैरेट प्लस k कैरेट। तो यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की टर्म निकालें तो i टू i का डिफरेंस क्या होगा 2 टाइम i कैरेट। j यहाँ पे दूसरे में नहीं है तो j एज इट इज लिखा जाएगा 3 टाइम j कैरेट। k और k का डिफरेंस क्या हो जाएगा 0 k कैरेट। तो यहाँ पे आपको मिलेगा डेल्टा x इज इक्वल्स टू 2 टाइम i कैरेट प्लस 3 टाइम j कैरेट। ये हो गया आपके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम यहाँ पे फोर्स की वैल्यूएशन वर्क की वैल्यूएशन डिटरमाइन करने के लिए लिखेंगे w इज इक्वल्स टू एफ डॉट डेल्टा x उनका वेक्टर। फोर्स का वेक्टर क्या है 3 टाइम i कैरेट प्लस j कैरेट डॉट डेल्टा x उनकी वैल्यूएशन क्या है 2 टाइम i कैरेट प्लस 3 टाइम j कैरेट। अब i टू i j टू j, i टू i क्या होगा यहाँ पे 3 इंटू 2 प्लस j टू j यहाँ पे होगा 1 इंटू 3। तो क्या टर्म लागू होगी 3 इंटू 2 इट विल बी 6 प्लस 1 इंटू 3 इट विल बी 3, 6 प्लस 3 इट विल बी 9 जूल। तो वर्क कितना बनकर आएगा यहाँ पे 9 जूल। कौन सा ऑप्शन मैच होगा 9 जूल, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। अ पार्टिकल विथ अ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ E, टोटल एनर्जी कितनी दी हुई है E, मूव्स थ्रू अ रीजियन हैविंग पोटेंशियल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज x। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन इज वेरीज। यहां पे आपको क्या दिया गया है u ऑफ x, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूएशन विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन क्या हो रही है वेरी हो रही है। फॉर विच कंडीशन देयर वाज नो काइनेटिक एनर्जी। नो काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूएशन क्या होगी 0। तो टोटल एनर्जी का इक्वेशन याद करिए, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब यहाँ पे अगर आपको यू कहा जाए कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूएशन 0 है तो आप के इक्वल टू क्या लिख देंगे 0, पोटेंशियल एनर्जी एज इट इज दैट इज टोटल। तो टोटल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा u। मतलब कि अगर किसी एक पोजीशन के पास टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी का आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और पर्टिकुलर पोजीशन के पास आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 0, मतलब कि आपकी वो टोटल एनर्जी E किन के इक्वल में हो जाएगी आपके लिए u डिस्ट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ x उनके इक्वल में होगी। तो इक्वालिटी का ऑप्शन कौन सा मैच होगा डी, तो ये आपके लिए करेक्ट ऑप्शन है। बाकी सभी ऑप्शन में आपको यहाँ पे कहा गया है कि u इज इक्वल्स टू 0, दैट इज नॉट पॉसिबल। दोनों एनर्जी 0 होना एक साथ में पॉसिबल नहीं है, तो फिर टोटल एनर्जी ही नहीं मिलेगी। और ये जो आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं कि ग्रेटर या तो लेस, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन मैच होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स P एंड Q, 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग है P और Q, हैव स्प्रिंग कांस्टेंट Kp एंड Kq। दोनों स्प्रिंग के पास अपने स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है Kp एंड Kq रिस्पेक्टिवली, सच दैट Kp ग्रेटर देन Kq। मतलब कि उन दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए रिलेशन दिया गया है कि पहली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट Kp ज्यादा है कंपेयर्ड टू दूसरी स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट Kq की कंपैरिजन में। इफ दे हैव एन इंक्रीज ऑफ द सेम लेंथ, अगर दोनों की लेंथ में इक्वल एक्सटेंशन दिया जाए। इन द फर्स्ट केस ए, मतलब कि पहले केस में दोनों स्प्रिंग में एक साथ में आपको क्या देना है इक्वल एक्सटेंशन, एंड सेम फोर्स इन द सेकंड केस, मतलब कि उन्हीं दोनों स्प्रिंग को दूसरे सिचुएशन में अप्लाई करना है, लेकिन उस वक्त में उनके ऊपर आपको क्या अप्लाई करना है इक्वल फोर्स।
जो कि आपका केस है बी। देन वर्क डन बाय द स्प्रिंग इन द बोथ केसेस आर WP एंड WQ रिस्पेक्टिवली। देन कि अगर हम उसी तरह से दो अलग अलग केसेस में दोनों स्प्रिंग के लिए होने वाले वर्क डन को WP और WQ कहे तो उनके रिलेशन क्या होंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि केस 1, केस ए, उनमें क्या करना है, इक्वल एक्सटेंशन। तो अगर इक्वल एक्सटेंशन करेंगे तो वर्क डन के लिए स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू 1/2 KX स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि x दोनों के लिए क्या है, इक्वल, मतलब कि x को हम अवॉइड करेंगे तो W का रिलेशन सिर्फ किन के साथ आएगा, W प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा K। तो हमें ये पता है कि दोनों स्प्रिंग के लिए क्या है, KP ग्रेटर देन KQ, हेंस उनके मुताबिक देखिए वर्क K के साथ क्या है, प्रोपोर्शनल। तो जो नेचर KP और KQ का है, या तो यूँ कहिए जो रिलेशन KP और KQ का है, वो पहले केस के लिए किन का रिलेशन बनेगा, वर्क का, मतलब WP अल्सो ग्रेटर देन क्या होगा, WQ। ये है आपके लिए पहले केस में होने वाले वर्क डन का रिजल्ट। तो कौन सा ऑप्शन पहले केस के लिए लागू होता है, WP ग्रेटर देन WQ। आई थिंक पहले ऑप्शन से ही हमारा आंसर निकल चुका है। आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि बाकी सभी में तो वो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। लेकिन चलिए दूसरे के लिए चेकआउट करते हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन होगी। केस बी में आपको क्या करना है, इक्वल अप्लाइड फोर्स, और उनके लिए आपको क्या निकालना है, वर्क। तो देखिए वर्क के हमारे बेसिक फॉर्मूला में W इज इक्वल टू 1/2 KX स्क्वायर में फोर्स की टर्म तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में फोर्स की टर्म को कहीं से भी अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक जिस टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई हो वो आपके इक्वेशन में ना हो तो उनके मुताबिक आप कभी भी किसी इक्वेशन के बारे में रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कि W इज इक्वल टू 1/2 KX स्क्वायर, और हमें यहाँ पे फोर्स लाना है। तो याद करिए स्प्रिंग के लिए रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस KX। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, X इज इक्वल टू F/K, और इसे हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, W इज इक्वल टू 1/2 K एज इट इज। X के रिप्लेसमेंट में लिखा जाएगा F/K। अगर किसी बच्चे लोग को लगता है कि सर यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिखी, चलिए लिख देते हैं। अब यहाँ पे भी नेगेटिव लिख देते हैं, उनका होगा स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा 1/2 K। अब नेगेटिव साइन का स्क्वायर होने के बाद क्या होगा, वो अवॉइड हो जाएगी, F स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर। एक एक बार K क्या हो जाएगा, कैंसल, और वर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा, W इज इक्वल्स टू 1/2 F स्क्वायर अपॉन K, मतलब हुआ F स्क्वायर अपॉन 2K। तो देखिए अब इस सिचुएशन में क्या है, इक्वल फोर्स है, तो यहाँ पे वर्क किन के साथ प्रोपोर्शनल में रहेगा, 1/K के साथ। तो देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट का रिलेशन क्या था, KP ग्रेटर देन KQ, बट क्या है रिलेशन, KP ग्रेटर देन KQ, और वर्क K के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन में। तो यहाँ पे क्या होगा, हेंस यहाँ पे हो जाएगा WP लेस देन WQ, क्योंकि दोनों के रिलेशन एक दूसरे से क्या होंगे, ऑपोजिट। तो WP लेस देन WQ, या तो यूँ कहिए WQ ग्रेटर देन WP। तो ऑप्शन आपका जो सी है उनके लिए दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे प्रूव हो गई। तो अच्छी तरह से जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन में हमें एक बात ध्यान में रखनी होती है कि जिन टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है वो सभी टर्म आपके इक्वेशन में होनी चाहिए, वरना आप दूसरे टर्म के बारे में क्या सोचेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने इसी इक्वेशन को डायरेक्टली यूज किया होता, W इज इक्वल्स टू 1/2 KX स्क्वायर, तो आपको यहाँ पे K के बारे में पता है, लेकिन जब फोर्स इक्वल लगता है तो X का क्या होगा या कैसे जानेंगे। इस वजह से आपको X को वैसी टर्म में कन्वर्ट करना चाहिए जिनके बारे में आपको पता हो, इसलिए मैंने इस इक्वेशन को इस तरह से मॉडिफाई किया। चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं। When a force of 4I caret plus 3J caret Newton is applied to a particle, it moves from point this one to the point this one। मतलब अगेन आपके पास क्या दी गई है, एक इनिशियल पोजीशन xi और एक फाइनल पोजीशन xf, दो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है,
व्हाट विल बी द वर्क डन इन दिस प्रोसेस बाय द फोर्स। तो अगेन हमें क्या सबसे पहले निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा एक्स, दैट इज एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। एक्स फाइनल की टर्म क्या दी गई है यहाँ पे, 4 जे कैरेट प्लस 3 के कैरेट माइनस इनिशियल की टर्म आपको यहाँ पे क्या दी गई है, माइनस 2 आई कैरेट प्लस 5 जे कैरेट। तो यहाँ पे देखिए एक्स एफ में यहाँ पे कहीं पे भी आई नहीं है, तो आई की टर्म जो यहाँ पे दूसरे में है, यहाँ पे उनके ऊपर से हम क्या लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 टाइम आई कैरेट। फिर यहाँ पे है आपका 4j, बीच में माइनस और ये आपका 5j, तो इनका रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस जे कैरेट, इनका रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे माइनस जे कैरेट। फिर यहाँ पे प्लस की साइन अभी लिखते हैं 3k कैरेट, क्या यहाँ पे 3k कैरेट है, नहीं, तो सिर्फ क्या लिखा जाएगा, प्लस 3k कैरेट। ये हो गया आपके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा एक्स। अब हम इसे अप्लाई कर देंगे किन के साथ, इस फोर्स वेक्टर के साथ, तो हमें मिल जाएगा वर्क। देयरफॉर W इज इक्वल्स टू वेक्टर F डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा एक्स। तो फोर्स का वेक्टर क्या है आपके पास, 4 आई कैरेट प्लस 3 जे कैरेट डॉट डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पे, 2 आई कैरेट माइनस जे कैरेट प्लस 3 के कैरेट। तो यहाँ पे देखिए फोर्स के वेक्टर में कौन कौन सी टर्म्स है, फोर्स के वेक्टर में है आपका आई कैरेट, तो आई के साथ आप उसे जोड़ देंगे यहाँ पे। फिर है आपका जे कैरेट, तो जे कैरेट को आप यहाँ पे जे के साथ जोड़ देंगे, के की वैल्यूएशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 इंटू 2, बीच में प्लस की साइन, यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखा जाएगा -1, तो 4 इंटू 2 8 माइनस 3 इंटू 1 3, तो आंसर कितना आएगा 5। तो वर्क डन W कितना होगा, 5 जूल। कौन सा ऑप्शन मैच होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। तो अगेन जो हमारा पहला टर्म था या तो पहला कंसेप्ट था, उनके ऊपर से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट MCQ देखते हैं, अ रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 किलोग्राम, रेन ड्रॉप का मास कितना दिया गया है, 1 किलोग्राम, फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, मतलब h की वैल्यूएशन कितनी दी गई है, 1000 मीटर, एंड हिट्स द ग्राउंड विथ अ स्पीड ऑफ, मतलब कि जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो उनके लिए वेलोसिटी कितनी दी गई है, 50 मीटर पर सेकेंड। अब सिंपल सी बात है, रेन ड्रॉप क्या होता है, रेन ड्रॉप ऑलवेज होता है फ्री फॉल, और फ्री फॉल के केस में इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज क्या होती है, 0। तो वो जिस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा वो ही एक्चुअल में उनकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, दैट मीन्स 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। टेकिंग द वैल्यू ऑफ g टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वर्क डन बाय, दो क्वेश्चन से, एक तो आप निकालिए वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दूसरा आप निकालिए वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एयर, मतलब एयर रेजिस्टेंस। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि रेन ड्रॉप जब फ्री फॉल होता है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आपको एक्चुअल में क्या देता है, आइडियल वर्क डन। तो हम यहाँ पे निकालते हैं आइडियल वर्क डन बाय किनके थ्रू, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के थ्रू होने वाला आइडियल वर्क डन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे W इज इक्वल्स टू क्या, mgh। अब रेन ड्रॉप के लिए मास कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम, 1 ग्राम मतलब क्या होगा, 10 टू द पावर -3 kg। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 टू द पावर -3 kg। जी की वैल्यूएशन हमें दी गई है 10, हाइट कितनी है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब अगेन 10 टू द पावर 3, ये आपके लिए क्या है, 10 टू द पावर 3 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 + 3 कैंसिल आउट, तो बचेगा 10 जूल। तो एक्चुअल में ग्रेविटी के थ्रू होने वाला वर्क डन कितना है, 10 जूल। तो कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है, या तो ऑप्शन सी या तो ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे दोनों में क्या है, वर्क डन 10 जूल। फिर हमें निकालना है वर्क डन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। अब एयर रेजिस्टेंस मतलब कि वन टाइप ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के फॉर्म में हमें निकालना होता है लॉस ऑफ वर्क। लेकिन लॉस ऑफ वर्क निकालने से पहले सबसे हमें पहले क्या पता होना चाहिए, एक्चुअल वर्क पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो क्या था आपके लिए, आइडियल वर्क। तो अब हम निकालेंगे एक्चुअल
वर्क डन। तो एक्चुअल वर्क डन किन से मिलेगा? बाय काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर W इज इक्वल्स टू डेल्टा के। डेल्टा के मतलब जैसे हमने कहा था कि इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए 0, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी क्या है 0। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी आपको जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी देगी वही एक्चुअल में आपके लिए क्या होगी? वही एक्चुअल में आपके लिए होगी डेल्टा के। तो डेल्टा के इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1/2 m v फाइनल उनका स्क्वायर। तो 1/2 रेन ड्रॉप का मास कितना है? 10⁻³ kg। फाइनल वेलोसिटी कितनी दी गई है? 5 × 10⁻1 मीटर पर सेकेंड उनका स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? W इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं 10⁻³ और 5 × 10⁻1 का स्क्वायर क्या होगा? 5 मतलब 25, 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। तो 10⁻1 का स्क्वायर बन जाएगा 10⁻, यहाँ पे 2। तो इनके ऊपर से क्या हो जाएगा? W इज इक्वल्स टू 25/2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻+2। तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू 10⁻⁻1। ये होगा 12.5 इंटू 10⁻⁻1, दैट विल बी 1.25 जूल। तो ये आपके लिए क्या है? W एक्चुअल में होने वाला वर्क डन 1.25 जूल। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए यहाँ पे फ्रिक्शन के फॉर्म में लॉस होने वाला वर्क डन। देयरफॉर यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं लॉस होने वाला वर्क डन, लॉस वर्क डन मतलब एयर रेजिस्टेंस के थ्रू। क्या है यहाँ पे? थ्रू एयर रेजिस्टेंस। तो वो होगा W लॉस इज इक्वल्स टू आइडियल वर्क डन माइनस एक्चुअल वर्क डन। आइडियल कितना था? 10, एक्चुअल कितना है? 1.25, डिफरेंस होगा 8.75 जूल। अब देखिए 8.75 जूल, लेकिन मैं ऑलरेडी आगे बोल चुका था कि फ्रिक्शन के फॉर्म में कहीं पे भी अगर वर्क डन होता है तो वो ऑलवेज वैल्यू के मुताबिक क्या होता है? नेगेटिव। इसलिए ऑप्शन आपका मैच होगा ऑप्शन सी के मुताबिक यहाँ पे वैल्यूएशन क्या आएगी? -8.75। यहाँ पे याद आपको रखना है ड्यू टू फ्रिक्शन वैल्यू इज क्या होगी? नेगेटिव। ऑलरेडी मैं आगे ये बात आपको समझा चुका हूँ, इस वजह से हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? -8.75। तो ये आपकी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल था। ये क्या है आपके लिए? एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। तो खास आप ध्यान में रखिए कि नीट कभी कभी ऐसे एमसीक्यूज भी पूछ सकती है कि जो कि होंगे आपके एनसीईआरटी में, लेकिन ऐसे एक इंपॉर्टेंट और सीधी सादी टर्म होगी कि जिसे आप एमसीक्यू में कन्वर्ट करके आपके जो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है उनका आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है a force F is equals to 20 plus 10y act on a particle in y direction when F is in Newton and y is in meter. This is work done by the force to move particle from y is equals to 0 to y is equals to 1 meter। मतलब ये आपके लिए y1 है, ये आपके लिए y2 है, और जो फोर्स दिया गया है वो क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो जब भी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन आपको फोर्स की वैल्यूएशन दी जाए और अगर आपको क्या निकालना है? वर्क डन, तो उसे हम कहेंगे डायनामिक वर्क डन। तो डायनामिक वर्क डन क्या होता है? W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन F.dx। लेकिन हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में नहीं है, किन में है? वाई एक्सिस में है। बिकॉज ऑफ दैट हम यहाँ पे इस टर्म को किस तरह से लिखेंगे? इंटीग्रेशन F.dy लिखेंगे, और यहाँ पे लिखा जाएगा y1 से लेकर कहाँ तक? y2 तक। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, फोर्स की टर्म क्या है यहाँ पे? 20 प्लस 10 टाइम y, यहाँ पे क्या है? 20 प्लस 10 टाइम y, और कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर यहाँ पे है आपके पास y1 इज इक्वल्स टू 0, y2 इज इक्वल्स टू 1, 0 से लेकर कहाँ तक? 1 तक।
तो इनका इंटीग्रेशन हम करते हैं, तो इंटीग्रेशन क्या होगा 20y प्लस 10 टाइम वाई स्क्वायर बाय 2, और कहाँ से कहाँ तक लिखा जाएगा 0 से 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 20y प्लस ये आपका 10, ये आपका 2, ये बन जाएगा 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 टाइम वाई स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 1 तक। तो यहाँ पे सिर्फ अपर लिमिट काम करेगी क्योंकि लोअर लिमिट से तो वैल्यूएशन क्या हो जाएगी 0। तो w इज इक्वल्स टू 20, y के रिप्लेसमेंट में 1 प्लस 5 और y के रिप्लेसमेंट में 1 उनका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या टर्म लागू होगी 20 प्लस 5, आंसर होगा आपके लिए 25 जूल। वर्क डन क्या है 25 जूल। कौन सा ऑप्शन मैच होगा? ऑप्शन डी। तो यहाँ पे अगेन डायनामिक फोर्स के थ्रू होने वाले वर्क डन की बात आई। तो अब है आपके पास एक प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन, ये है आपके सामने प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन। बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज स्टैटिक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस if displacement 2 meter when the force is applied on it in the direction making an angle of 30 degree with horizontal, the work done is। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो अभी तक हमने जितनी बातें की उनके मुताबिक ही ये एमसीक्यू सोल्व होगा। आपको इस एमसीक्यू का एग्जैक्ट करेक्ट आंसर कहाँ पे देना है, रिप्लाई में आपको देना है कमेंट के अंदर, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने बच्चों ने इस वीडियो को एंड तक देखा हुआ है। जिनका आंसर सही होगा उनके आंसर को मैं दे दूंगा लाइक साइन, ताकि सभी को पता चले कि कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पे हम वर्क के इस वीडियो को करते हैं कंप्लीट। नए वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे दूसरे रिमेनिंग टॉपिक्स एनर्जी एंड पावर के बारे में, और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कोलाइजन। जैसे मैंने आपको आगे बताया था कि अगर आपको अलग अलग वीडियोस देखने हैं, अगर इस वीडियो के आपको मटेरियल्स चाहिए तो आप YouTube के होम पेज के ऊपर जाइए, वहाँ से आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, मटेरियल्स मिल जाएंगे। और अगर आपको ऐसे ही दोनों लैंग्वेज में गुजराती एंड इंग्लिश में वीडियोस को देखना है तो आप YouTube के प्लेलिस्ट को चेक करिए, यहाँ पे भी आपको वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप चैप्टर वाइज सभी अलग अलग प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन के ऊपर वीडियोस को देख सकते हैं। तो आई होप कि बच्चे लोग को ये अच्छी तरह से वीडियो पसंद आया होगा, सभी बातें समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।